तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार ऑरिजिन कंटेंट के नेक्स्ट नॉवल के चैप्टर नंबर 293 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और साथ में अपने उस इनेट ट्रेयर को बाहर भी निकाल लिया होता है, जिसकी वजह से पांचों के पांच जो बेस्ट पावरफुल पावर हाउसेज होते हैं ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के, वो लूफेंग के पास आ जाते हैं भीख मांगने के लिए कि यार अपनी ट्रेयर्स हमें बेच दो। जिसके साथ हमें टाइम स्पेस ओल्ड डेमन को दिखाया जाता है, जो कि लूफेंग से कहता है कि चिंता मत करो, तुम अगर उस चीज को बेचोगे तो हम इसके लिए अच्छे से फेयरली बिड करने वाले हैं। तुम जिसे भी चाहो उसे बेच सकते हो, जो कि तुम्हें हाईएस्ट प्राइस ऑफर करेंगे। जिसके साथ मास्टर ऑफ 15 बोलता कि हाँ, हम पांचों के पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत नहीं लेकिन थोड़े बहुत पैसे तो है कि तुम्हारे टॉयज को आराम से खरीद सकते हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये पांचों के पांचों बैंक्स कोई ऐसे ही थोड़े ना गरीब बंदे हैं, और ऐसे ही नहीं थोड़े वो पावरफुल बंदे बन चुके हैं ओरिजिन वर्ल्ड के। उन सबके पास अपनी एबिलिटीज होती है, उन सबके पास अपनी क्लोनिंग करने की एबिलिटी होती है। यहाँ तक उन पांचों की बात करें तो यूनान सिटी में भी उन्हें हाईएस्ट रैंक के एल्डर्स के रूप में देखा जा सकता है, इतनी उनकी पावर्स होती हैं और काउंटलेस ईपोज से वो जिंदा है। लूफेंग से बहुत बहुत ज्यादा लंबे अरसे से वो पहले सरवाइव कर चुके हैं, तो इसलिए ये नेचुरल है कि उनके पास जो पैसे होंगे वो अतः होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि वो किसी न किसी सिटी के एल्डर्स भी बने हुए थे, जिनके कारण उनके पास एक फिक्स्ड इनकम सोर्स हर एक इरा में आती रहती थी, जो कि उनके फॉर्चून को, जो कि उनकी इनकम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया करती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें मास्टर ऑफ 15 टावर की, तो उनके पास और कई और सारे बंदों के पास ऐसी एबिलिटी थी कि वो दूसरे ओरिजिन वर्ल्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। मसले में मास्टर ऑफ 15 ये असल में एनवन रेस से बिलोंग करता था। ये सिर्फ एसी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि दूसरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में भी ट्रैवल करके जा सकता है। लूफेंग सिर्फ अपने ही ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करता है, लूफेंग चाहे तो दूसरे में भी जा सकता है, बस उसे उसी सेम पाथ को फॉलो करना पड़ेगा जो कि दूसरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में जाना पड़ता, लेकिन उसमें लूफेंग की पावर्स सिर्फ केओस रियल्म तक ही रह जाती है। लूफेंग ऑब्वियसली उन छोटी मोटी जगहों पर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वहां पर जाने से लूफेंग को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वो लोग जाते हैं जिनकी पावर्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, जैसे मास्टर ऑफ 15 टावर, उनकी पावर्स तो एक लिमिट तक आकर रुक चुकी है, इसलिए वो दूसरे ओरिजिन कंटेंट में मूव किया करते थे। अब इनके पास वही एबिलिटीज थी कि वो डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर कर सकते थे, जिसके कारण उन्होंने कई दुनियाओं में जाकर बहुत सारा पैसा कमा रखा होता है। जिसके साथ थंडर एंसेस्टर भी वहां पे आग में घी डालते हुए कहते कि लूफेंग, हम दोनों सेम ओरिजिन वर्ल्ड से आते हैं, अगर मेरे जैसे ही ऑफर तुम्हें दूसरों से मिले तो तुम्हें हमें पहले कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें हमें बेचना चाहिए, हम लोग सेम ओरिजिन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। जिसके साथ यानफेंग एंचेस्टर भी और घी डालते हुए कहता है कि लूफेंग, चॉइस तुम्हारा है, जल्दी से बोलो। सभी लोग लूफेंग की तरफ घूरकर देखने लगते कि लूफेंग क्या बेचने वाला है या फिर नहीं। इसके साथ यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि 3 एलियन बीइंग्स थे, वहीं पे 2 नेशंस के अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बंदे मौजूद थे। ये पांचों के पांचों बंदे लूफेंग के इनेट ट्रेयर्स को पाने के लिए काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि उसको पाने के लिए तरस रहे होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, उनकी पावर्स को काफी अच्छा खासा बूस्ट दे देने वाली थी। जिसके साथ लूफेंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम सभी जानते हो कि ये ट्रेजर मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं इस ट्रेजर को बेचने वाला हूँ। इसको सुनकर वो पांचों के पांचों बंदे थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा होता है कि लूफेंग ने ट्रेजर को निकाला है तो वो उसको बेचना जरूर चाहेगा। जिसके साथ यहाँ पे ओल्ड डेमन ऑफ टाइम एंड स्पेस फिर से कहता है कि तुम्हारे पास 2 यूनिक लाइफ रिमेन्स है, तुमने उनको गैदर कर रखा है, तो क्या तुम उनमें से एक को हमें बेचना चाहोगे। अब लूफेंग की जो कोर कल्टीवेशंस थी और कॉम्प्रिहेंशंस, वो लूफेंग की मेहंदी ब्लड रेड स्केल्स जो कि स्टार टावर में मौजूद थी उससे आती थी, और साथ में आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से आती थी। ये दोनों उसके मेजर कंपोनेंट्स थे, जिसके कारण लूफेंग इतना पावरफुल हो गया था। अब जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ था उसे एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म से फॉर्ज किया गया था, जिसके कारण ये आई ऑफ लाइफ
लाइफ एंड डेथ एक नॉर्मल ट्रेजर होने के बावजूद भी एक रेयर ट्रेजर की कैटेगरी में आता था, जो कि उसे हर एक चीज के बारे में बताया करता था, उसके डीपली नॉलेज के बारे में उसको जगाया करता था कि देखो ये सभी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। और अगर सच की बात करें तो किसी एक गॉड एम्पर के पास एक वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ मटेरियल पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल की बात मानी जाती है, क्योंकि लू फेंग के पास सिर्फ अभी तक 2 ही हैं और एंचेस्टर्स के पास उन सब के भी पास थे। लेकिन जितने ज्यादा आपके पास गैदर होंगे आपकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसी से आप अपने कल्टीवेशन के फाउंडेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। अब लू फेंग, अब यहाँ पे हमें राइटर के द्वारा ही बताया जाता है कि अगर लू फेंग ने ऐसे ही वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ पे मटेरियल्स कुछ और इकट्ठा कर लिए, 2 पहले से ही मौजूद है, कुछ और मतलब मान लो 5-10 इकट्ठा कर ले, तो अगर लू फेंग उन सबको रिफाइन कर ले, उनके कॉम्प्रिहेंशन को सीख जाए, तो लू फेंग के पास इतना होप आ जाएगा कि वो अपने इस केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू कर सकता है, इस केज वर्ल्ड को तोड़ सकता है। मतलब देख रहे हो ये जितने भी रेमिनेंट्स बचे हुए थे ये कितने ज्यादा होते हैं, मतलब यूनिक लाइफ फॉर्म्स रिमेन्स ये कितने ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। कुछ और लू फेंग को मिल जाए तो वहां पे अपने केज वर्ल्ड से ही ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब यहाँ पे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में लू फेंग ने 2 ऑब्टेन्स मटेरियल्स कर रखे थे, मतलब 2 मटेरियल्स लू फेंग ने पा रखे थे, जिनमें से पहला तो वही एक डार्क गोल्डन हॉर्न था जो कि लू फेंग को ड्रीम डोमेन रियलम से मिला था, और साथ में एक और बोन फ्रैगमेंट जो कि टियांजी रियलम से मिला था। अब लू फेंग ने इनको स्टार्टिंग में ही जब उसने ब्रेक थ्रू किया था गॉड एम्पर में उसी वक्त ले लिया था, जिसके बाद ही उसने इसको केयरफुली पढ़ना शुरू कर दिया था और साथ में इसको आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से ही यूज करके इसके इमेंस वैल्यू के बारे में जान पाया था, वरना लू फेंग इन सब के अच्छे से वैल्यू के बारे में पता लगा ही नहीं पाता। जैसे कि स्टार टावर, उसके बारे में भी अभी भी लू फेंग डीप तरीके से नहीं जान पाया है। हो सकता है कि लू फेंग जब केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकले या फिर एक सेमी ह्यूमन लेवल्स के क्रिएचर्स तक क्रिएट कर, मतलब उस पावर लेवल को सरपास करके ओवरलॉर्ड बने, तब जाके लू फेंग को अपने स्टार टावर्स के असली पावर के बारे में पता चलेगा। स्टार टावर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट वेपन है अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट, अपने सालोर स्टार के सीरीज में। इसके साथ वहां पे लू फेंग कहता है कि देखो मैं इसको भी नहीं बेचने वाला हूँ, जिसको सुनकर ठंडा एंचेस्टर कहते हैं कि देखो तुम अभी अर्ली स्टेज ऑफ कल्टीवेशन में हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमजोर है, तुम्हें रिसोर्सेज की भी काफी जरूरत है क्योंकि वो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए तुम एक स्पेशल लाइफ रिमेन्स रेमिनेंट्स को बेच सकते हो। इसे बेचने की वजह से तुम्हारी जो कल्टीवेशन स्पीड होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब सब लोग यहाँ पे लू फेंग को बेचने पे ही मजबूर कर रहे थे, मतलब उसको मैनिपुलेट कर रहे थे, लेकिन लू फेंग कहता कि देखो सबको ये सुन लो, यहाँ पे तुम सबको मुझे परसीव करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं बेचने वाला हूँ। जिसको सुनकर पांचों के पांचों बंदे हेल्पलेस हो जाते क्योंकि वो समझ जाते हैं कि यार ये लू फेंग तो नहीं बेचने वाला है, लेकिन उनके पास बहुत ही लंबा कल्टीवेशन का टाइम था, इसलिए वो इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें के लिए सबसे ज्यादा मेन जरूरी पेशेंस ही है। अब लू फेंग बहुत ही लंबे अरसे बाद इन सबको पढ़कर अपने आप को पूरी तरह से कंप्रीहेंड कर लेगा। हो सकता है कि उस वक्त केज वर्ल्ड से वो ब्रेक थ्रू करने के लायक हो जाए, तो ये सारे लाइफ रिमेन्स फ्रॉम लू फेंग के लिए पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लू फेंग को इन सबको तो बेचना पड़ेगा, यार तुम ले जाओ मेरे कोई काम का नहीं। इसलिए वो इंतजार करते कि आगे चलकर कहीं ना कहीं लू फेंग के पास ये आ जाएगा, मतलब कोई मजबूरी आ जाएगी या फिर कुछ और चीजें हो सकती है जिससे कि लू फेंग इसको बेचना शुरू कर दे। जिसके साथ लू फेंग भी पोलाइटली रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डील हुई तो मैं जरूर तुम सबसे कांटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वो सब पार्टी मनाने लगते हैं, मतलब आपस में बात करने लगते हैं और एक रात तक ऐसे ही चलती है। जिसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और लू फेंग फिर से अपने आइस वैली में आ जाता है, जहाँ पे उसने अपने साथ 2 ग्रेट ट्रेजर जिनमें से इमॉर्टल हट और दूसरा पाल्मियम होता है उसको रखा होता है, और साथ में वो टेलीपोर्टेशन मीडियम को यूज करके 9 रिवर होली रियलम में ट्रैवल कर जाता है। वो अभी 9 रिवर होली रियलम के सैक्रेड माउंटेन के फुट पे होता है, जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स एयरशिप के ऑफिशियल एयरशिप का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ तक तो हो गया थोड़ा सा बोरिंग पार्ट, अब यहाँ से जो होने वाला है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा और जो कल का एपिसोड होगा वो थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अभी के फिलहाल अकेले यूनलान सिटी की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सब लोग बंदे वहां पे ऑफिशियल एयरशिप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लू फेंग इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो निकल पड़ता है, वो रुकता नहीं और यहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। ऐसा लू फेंग ने इसलिए किया था क्योंकि ऑफिशियल एयरशिप को आने के लिए हर एक सेंचुरी का वेट करना पड़ता है, और एक सेंचुरी लू फेंग के लिए बहुत ज्यादा होता है उसकी अपनी एज के मुताबिक, जिसके कारण वो वहां पे कुछ नहीं करता बल्कि एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लू लिक्विड निकालता है जो कि ट्रांसफॉर्म होकर एक स्पेसशिप में बदल जाता है, और वो सिंपली होली माउंटेन को छोड़कर आगे बढ़ना
शुरू कर देता है। अब ये ड्रॉपलेट आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिरकार ये आया कहां से। तो याद करो लू फेंग ने जब युआन को मारा था तो युआन के मारने के बाद उसके पास कई सारे ट्रेस आ गए थे जिसको कि एक्सचेंज करने के लिए ओल्ड डेमन ऑफ स्पेस एंड टाइम आया था, जहां पे लू फेंग के कुछ ट्रेस के बदले उसने एक लिक्विड दिया था जो कि असल में यही स्पेसशिप होता है जो कि लू फेंग अभी यूज कर रहा होता है और इसी की वजह से वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब ये स्पेसशिप कह सकते हो कि स्पेस ऑफ द ओल्ड डेमन टाइम के लिए कोई नहीं मायने रखता था, लेकिन ये लू फेंग के लिए भी कह सकते हो उसके पावर लेवल के अनुसार थोड़ी बहुत काम की चीज होती है। अब यहाँ पे युआन से जो लू फेंग को ट्रेजर वर्थ मिली थी वो लगभग 20,000 हिनवन क्रिस्टल के बराबर थी, लेकिन जो ये ड्रॉपलेट स्पेसशिप होती है ना वो एक लेट स्टेज गॉड एम्पर वेसल से बनाई गई थी। इसकी एस्टिमेट कॉस्ट 1 लाख हिनवन क्रिस्टल्स थी, मतलब कि लू फेंग ने थोड़ी सी बेनिफिट निकाली थी क्योंकि कहाँ वो 20,000 और कहाँ ये 1 लाख, मतलब 5 गुना का डिफरेंस हो गया था और इसलिए डेमन ऑल डेमन ऑफ टाइम एंड स्पेस उसको थोड़ी सी लॉस भी हुई थी। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग क्या था कि कोई ना, मैं जानता हूँ कि उस बंदे को अच्छे से पता होगा कि उसने क्या गवाया है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसने मेरे ऊपर एक फेवर भी तो किया है। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता है। अब देखो ये जो स्पेसशिप होता है उतना भी पावरफुल नहीं होता है, नॉर्मल स्पेसशिप कहा जा सकता है जो कि आपको ट्रैवल करवा सकता है। लू फेंग के लिए उतनी प्रोटेक्शंस नहीं दे सकती, अटैक हुआ तो स्पेसशिप पहले डिस्ट्रॉय हो सकती है। जिसके साथ लू फेंग सोचते हुए ये भी कहता है कि मैं उन लोगों के ऊपर अपने फेवर्स को नहीं रखने दे सकता हूं, इसलिए मुझे अगर टाइम मिला तो मैं ओल्ड मैन को जरूर फ्यूचर में रिपे कर दूंगा जो कि उसने मुझे फेवर दिखा है क्योंकि उसने उसको बहुत ही पावरफुल ट्रेजर दे रखा था। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर हमें इसी ड्रॉपलेट स्पेसशिप के बारे में थोड़ी सी बताई जाती है कि असल में ड्रॉपलेट स्पेसशिप एक प्योर लाइफ टाइप फ्लाइंग वेसल की जैसी होती है जिसको कि स्पेशली एक कॉन्सील लाइफ एनर्जी की तरह डिजाइन की गई थी, जिसकी स्पीड उतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी और ना ही ये वॉइड टाइप स्पेसक्राफ्ट के जितनी छिपी हुई रह सकती थी, लेकिन फिर भी ये अपने प्रेजेंस को अच्छा खासा छिपा लेती थी। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि ये स्पेसशिप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, लकली मेरी करंट रॉयलम के हिसाब से मैं इस स्पेसशिप के फुल पोटेंशियल को यूज कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मैं इसको अच्छे से यूज भी कर सकता हूँ, वरना ये बहुत ही जानलेवा हो सकता था। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता और अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी यूज करके वो आगे देखने लगता है, जिसके साथ वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि ये सिर्फ काफी ज्यादा बकवास है, तो जब मैं यूनान सिटी में जाऊंगा तो मुझे एक बेटर फ्लाइंग वेसल्स की जरूरत होगी जिससे कि मैं फ्लाई कर आगे बढ़ सकता हूँ। जिसके साथ लू फेंग अपनी उसी बोट के स्टिल्थ को परफॉर्म करके आगे बढ़ना शुरू करता है। अपने बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन को इंप्रूव हो चुका था तो वो बहुत ही दूर तक देख सकता था, इसलिए वो आगे बढ़ना शुरू करता है। हमें बताया जाता है कि पूरे के पूरे यूनान सिटी में लू फेंग के परसेप्शंस, मतलब जो कि सामने जितनी भी चीजें उसको देखने के लिए बात की जाए तो बहुत ही कम बंदे उसका सामना कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। लू फेंग इतनी पावरफुल हो चुका था कि वो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को बहुत दूरी तक डिटेक्ट कर पा रहा होता है और बहुत ही दूर से वो उन सबको अवॉइड ही कर लेता, वरना यहाँ पे लू फेंग का उन सबसे जंग हो चलता था, जिसके कारण वो बड़ी आसानी से आगे बढ़ने लगता है। जिसके साथ लू फेंग टोटल में 12 दिन गुजारता है, फाइनली यूनान सिटी में पहुंच जाता है। अब जैसे ही लू फेंग यूनान सिटी के पास पहुंचता है, लू फेंग कहता है कि मैंने अपने रास्ते के अंदर टोटल में 39 लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को इनकाउंटर किया था, लेकिन फिर भी मैंने किसी एक पर भी नहीं अटैक किया है। अब लू फेंग की जिस हिसाब से पावर लेवल हो गई है, लू फेंग चाहता तो उन 39 के लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म को मार डालता, लेकिन लू फेंग इतनी बेवकूफी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने 2 ट्रेजर को लिए हुए थे और अकेले उन सबको अपने सिटी के बाहर हंट डाउन करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती थी, क्योंकि एक बार लू फेंग उसको मारने के लिए बैठ जाए तो बाकी के मॉन्स्टर भी अलर्ट हो जाएंगे और इसी कारण लू फेंग फंस कर रह सकता था और ये लू फेंग के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि लू फेंग 1-2 को बड़ी आसान से अभी संभाल सकता है, 3-4 आ जाए बड़ी आसानी से मार देगा, लेकिन वही बहुत ही संख्या में आ जाए तो लू फेंग फंस सकता है। मॉन्स्टर एक के बाद एक करना आ सकते थे, इसलिए लू फेंग ने फाइट नहीं की क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी मेन प्रेफरेंस सिटी में वापस लौटना ही होता है। जिसके साथ हमें ये भी रीजन बताई जाती है कि जो हंटिंग जोन के बाहर की एरिया है वो काफी ज्यादा डेंजरस होती है, वहाँ की मोस्टली एरिया लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से डोमिनेट की जाती हैं। जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो 35 सिटीज में ही सेफ जोन के रूप में रह सकते हैं और साथ में वो एक हंटिंग पैरामीटर्स भी बना रखे कि आप इतने दूर तक जाकर ही हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस जोन से आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स मिले थे, हो सकता है कि वहाँ पे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स
बॉम्ब्स आकर आप पे अटैक कर दे, वर्ल्ड क्लास वाले आप पे अटैक कर दे। तो इसलिए आप लोगों की सेफ्टी के लिए उस एक हंटिंग जोन में ही आपको हंट करना पड़ता है। लू फेंग इसी तरह से ये चीजें जानता था, इसलिए उसने भी अटैक नहीं की थी, क्योंकि उसे भी अच्छे से पता था कि बहुत सारे काउंटलेस प्रैक्टिशनर्स ऐसे थे जो कि इस हंटिंग जोन से बाहर निकलने की वजह से मारे गए होते हैं। जिसके साथ फाइनली यूनलान सिटी में एंटर कर लेता है, वो सिटी गेट्स के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि यूनलान सिटी में उतरने के बाद मार्केट के अंदर सीधे चला जाता है। अब जैसे लू फेंग मार्केट में जाता है, वहां पर एक मर्चेंट शॉप के बाहर एक वुमेन खड़ी होती है, जो कि वहीं पे सबको ग्रीट कर रही होती है। और जैसे ही उसकी नजर लू फेंग पे जाती है, वो अपने लू फेंग को भी ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ब्रदर लू फेंग। अब लू फेंग की रेपुटेशन हर जगह बढ़ चुकी होती है। लू फेंग अच्छे से इन सब के इन्वेंटरी, प्राइसिंग, हर से एक चीज के बारे में जानता था, इसलिए वो सीधे इस मर्चेंट के पास आया था। इसके साथ यहाँ पे वही लेडी लू फेंग से कहते कि ब्रदर लू फेंग, ज्यादा लंबा अरसा नहीं बीता है, तुमने तो गिफेंग टीम को फेस भी किया था, जहाँ पे तुम 2 वर्सेस 5 कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम जीते ही नहीं, बल्कि उनमें से एक बंदे को जो कि कुमो गॉड एम्प्रेस है उसको मार भी दिए। और तुम्हारे इस कारण की वजह से पूरा का पूरा सिटी तुम्हारे अचीवमेंट को लेकर बातें कर रहा है। इसको सुनकर लू फेंग काम नहीं कहता कि देखो मैं मारना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जबकि उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी उन्हें मारने के सिवा। सच में लू फेंग ऐसे बेमतलब का अटैक नहीं करता है जब तक कि आप उसको अटैक करके मारने की कोशिश ना करें। जिसको सुनकर वो वुमेन कहते कि इम्प्रेसिव, चलिए अंदर जाकर बात करती हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता कि अगर कोई ऑर्डिनरी गेस्ट होता तो वो जो अटेंडेंट थी वो उसको अंदर नहीं लाती और उतने अच्छे से बात भी नहीं करती। लेकिन जबकि लू फेंग की जो लेटेस्ट पब्लिक रैंकिंग थी, लू फेंग के स्ट्रेंथ के मुताबिक वो यूनलान सिटी में मिलियंस की तादाद में 2000 के अंदर आ गया था। तो नेचुरल ये था कि उस शॉप ऑनर के लिए इतने पावरफुल बंदे को अंदर लाना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जिसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि एक टीम जो कि आप पे ही अटैक करती है, लेकिन आप ही काउंटर अटैक करके उसके एक बंदे को मार देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना पावर लेवल क्या ही दर्शाता है। मतलब जो आपको मारने आया हो घर में वही को, मतलब जो आपको मारने आया हो आप उसी को मार दो, तो इसके बारे में तो रेपुटेशन हर जगह फैल ही जाएगी। जिसके साथ यहाँ पे वो भी सोचते हैं कि यार इसका पावर तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। और साथ में बहुत सारे अटेंडेंट्स भी इन्हीं सबको डिस्कशन कर रहे थे लू फेंग के बारे में, लू फेंग के पावर्स लेवल्स के बारे में, जो कि थोड़ी सी बकवास थी। जो कि वही सब कह रहे होते कि यार इसकी पावर्स तो काफी ज्यादा अच्छी है, अगर मैं इस गॉड एम्पायर में एंटर कर लूंगा तो मेरी पावर्स किस तरह की हो जाएगी। जिसके साथ यहाँ पे उतना चीज नहीं कर पाते और फिर हमें लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके साथ वो पवेलियन के अंदर आ चुका था लू फेंग और वही वुमेन अपने उसी एक ब्यूटीफुल पवेलियन के सामने खड़े हो जाते हैं। लू फेंग वो सारी चीजें दिखाने लगती है। अब लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं एक फॉर्मेशन डायग्राम को खरीद सकूं। जिसके साथ लू फेंग की नजर वहां पे ट्रेजर्स की तरफ जाती है, जो कि वही फॉर्मेशन डायग्राम्स होते हैं। उनमें से कई सारे डायग्राम्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत पावरफुल थे, उसके अंदर कई सारे कलरफुल मौजूद थे, साथ में कई सारे इनक्रेडिबल एंशिएंट ट्रेजर्स भी मौजूद थे। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लगी हुई थी जिसको कि लू फेंग अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है, बस उसके ऊपर टेक्स्ट को ही देख पाता है, जिनमें से एक स्वांगिंग टियान भी होता है जिसको कि लू फेंग अभी देख रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग को देखकर वो वुमेन कहते कि आप इसको देख रहे हो। जिसके साथ वो वुमेन कहते कि ये जियांगिंग टियान डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम, इसकी एक की कीमत 8.5 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल। इसके बाद वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि देखो ये जियांगिंग टियान डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन है, ये असल में एक सेमी ह्यूमन लेवल फॉर्मेशन ट्रेजर है। इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। अब जिसके पास जितनी डाउज होगी उसके पास उतनी ही पावर्स आ जाती है कि वो इन डायग्राम्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल डाउ वाली फॉर्मेशंस काफी ज्यादा सस्ती होती है, आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हो। इसकी पावर्स ज्यादा नहीं होती, लेकिन मल्टीपल डाउ की बात करें तो मल्टीपल डाउ में आपके कई सारे डाउज यूज होते हैं, जिसके कारण इसकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ में इसकी जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है। जिसकी वजह से ये समझ लो कि लू फेंग ने भी 2 डाउज को पड़े हुए होते, तो लू फेंग ऑब्वियसली है कि वो इन्हीं 2 को खरीदेगा। लेकिन 2 वाले काफी ज्यादा महंगे होते हैं, 2 वालों की प्राइस नहीं बताई जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे और भी चीजें बताने लगती हैं। अब लू फेंग भी उन फॉर्मेशन डायग्राम को केयरफुली एग्जामिन करना शुरू करता है और वो अपने ख्यालों में डूब जाता है। इसके साथ लू फेंग कहता है कि 8 मिलियन में ह्यूमन क्रिस्टल इसको देने वाला हूँ, इसलिए मैं अगर तुम 8 मिलियन में दोगे तो मैं इसको खरीदने को तैयार हूँ। अब लू फेंग पूरी तरह से अवेयर था कि इस स्टोर के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना लगने वाला था।
जिसके साथ लूफेंग ये भी कहता है कि मैं तो ये फॉर्मेशन डायग्राम तो ले ही रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं इस टाइजू मिंगटन शिप को भी ले रहा हूँ, क्योंकि लूफेंग को एक शिप की भी जरूरत थी, तो इसलिए वो यहाँ पे लेने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि दोनों को मिलाकर मैं तुम्हें 10 मिलियन ह्यूनर क्रिस्टल देने वाला हूँ। जिसको सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि देखो हम अपने शॉप में तो 95% डिस्काउंट सबसे लोएस्ट तक दे सकते हैं, मतलब यूजुअली 5% का ही डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन जबकि लूफेंग की जो पावर्स थी वो काफी ज्यादा होती है। लूफेंग ने उसके डिस्काउंट से ज्यादा कम पैसे बोल दिए थे, मतलब कि टोटल जितने प्राइसिंग होने वाले थे डिस्काउंट लगाने के बाद भी लूफेंग ने उससे कम बोल दिए थे, जो कि उसके थ्रेशोल्ड से बाहर हो चुकी थी। लेकिन लूफेंग की रेपुटेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि शॉप ओनर भी मना नहीं कर पाता और वो दोनों एग्री कर लेते कि हम लोग क्यों ना इसको राउंड नंबर लगा के कर लेते हैं। जिसके साथ ब्रदर लूफेंग भी अपने इसको कंटिन्यू कर लेता है। उन्होंने फाइनली इसको खरीद लिया होता है। मतलब यहाँ पे लूफेंग ने लास्ट हंट में सबको मारने के बाद सिर्फ उसके पास 10 मिलियन ह्यूमन क्रिस्टल बचे थे, मतलब खरीदने के बाद जो चीज करने के बाद लास्ट में सिर्फ 10 मिलियन बचे थे और फाइनली लूफेंग ने इसको भी यहाँ यूज कर लिया। फाइनली लूफेंग फिर से गरीब भिखारी बन चुका होता है। जिसके साथ लूफेंग कहता है कि अब मुझे सिर्फ एक और सेमी ह्यूमन लेवल ट्रेजर की जरूरत है। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता है। अब देखो लूफेंग के लिए कोई अब लेट स्टेज मॉन्स्टर की बॉडी कोई काम की नहीं होने वाली है, सिर्फ एक सेमी ह्यूमन लेवल ट्रेजर ही लूफेंग के काम पे आने वाली है, क्योंकि पिछली बार ही लूफेंग ने लेट स्टेज तक के पावरफुल क्रिएचर्स के बॉडीज तक को पढ़कर अपने पावर्स को बढ़ा लिया था। इसलिए सिर्फ एक सेमी ह्यूमन लेवल ट्रेजर से लूफेंग के काम आने वाली है, लेकिन ये काफी ज्यादा महंगा होने वाला है और लूफेंग फिर से हंट पे जाएगा तो इस बार उसे काफी ज्यादा पैसे कमाने होंगे, तभी वो कुछ कर सकता है। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे लूफेंग सोचने लगता है कि मेरे पास जीवांगुंग टियान डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन डायग्राम आ चुकी है, जिसमें कि मैं अपने एंडलेस सी ऑफ ब्लड फॉर्मेशंस के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूं और साथ में मेरे पास इमॉर्टल हार्ट भी है, जिसकी वजह से मेरी अनडाइंग ब्लड सी बॉडी की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण मैं अपने कॉम्बैट एबिलिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूं और मैं एक लार्ज स्केल डोमेन कंट्रोल को यूज कर सकता हूं। लूफेंग यहाँ पे डोमेन कंट्रोल को भी यूज कर पाता है, क्योंकि लूफेंग के पास अभी इमॉर्टल हार्ट मौजूद होती है। इसके साथ यहाँ पे ऐसे ही लूफेंग कई और सारी चीजें सीखने लगता है, सुनाने लगता है। अब यहाँ पे लूफेंग आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ हमें डीकिंग को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी सेक्लूजन में होता है और तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है लूफेंग की तरफ से कि मैं बाहर आ चुका हूं। जिसको सुनकर डीकिंग सरप्राइज होते हुए कहता कि ब्रदर लूफेंग तुम ऑलरेडी बाहर आ चुके हो। जिसके साथ वो कहता कि तुमने नहीं कहा था कि तुम एक बहुत ही लंबे अरसे के लिए सेक्लूजन में जाने वाले हो, क्योंकि हमने लूफेंग को ऑफेंड कर रखा है और हमें बिना किसी प्रिपरेशन के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारे लिए सेफ नहीं होगा। तो लूफेंग कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं। इसको सुनकर डीकिंग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, मतलब मेन चैप्टर की शुरुआत यहीं से हो रही है। जिसके साथ वो कहता कि अभी तो सिर्फ 360 इपोज ही पास हुए जबकि हम लोग सेक्लूजन में एंटर किए, लेकिन फिर भी ये लूफेंग इतनी कॉन्फिडेंटली से कैसे कह सकता है। जिसके साथ डीकिंग फिर से कॉशियस होकर उससे पूछता है कि हमने एल्डर टियानी को ऑफेंड किया है, जो कि लूफेंग का डिप्टी मास्टर है, क्या तुम सच में इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसके साथ डील कर सकते हो। तो लूफेंग हामी भरता है, जिसको सुनकर डीकिंग का माथा चकरा सा जाता है कि यार ये बंदा क्या क्या रहा है। जिसके साथ वो कहता कि क्या तुम सच में अभी ही एक लेट स्टेज गॉड एम्पायर एलाइटमेंट रॉयल में एंटर कर चुके हो। लूफेंग कि इस काबिलियत को देखकर अपना डीकिंग पूरी तरह से विश्वास से चकित रह जाता कि यार ऐसा हो क्या सकता है, क्योंकि उसके पास जो पावर्स लेवल्स थी वो काफी ज्यादा कम थी। और वो कहता है कि एक मेयर लाइफ एंड डेथ दाम जो कि अर्ली गॉड एम्पायर में एंटर कर लेता है, वो एक लेट गॉड एम्पायर की कॉम्प्रिहेंशन को कम्पिटिट कर पाता है और तुम तो अभी दोनों अपनी लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन को मिड स्टेज गॉड एम्पायर लेवल में एंटर कर चुके हो और साथ में तुमने तो इमॉर्टल हार्ट और पाम रियलम को भी पोजेस कर रखा है। इसी कारण तो तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि तुम एल्डर टियानी को फेस कर सकते हो। और लूफेंग इसी कारण तो एल्डर टियानी को फेस कर पाता, क्योंकि वहां पे उसके पास बहुत सारे पावर्स मौजूद थी। लूफेंग मिड स्टेज में एंटर कर चुका था, दो पावरफुल 12 रख लिए थे, फॉर्मेशंस ले लिए थे और क्या ही चाहिए उस एल्डर टियानी को हराने के लिए। ये मत बोलो कि एल्डर टियानी की रियल बॉडी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी सिर्फ एक क्लोन मौजूद है और क्लोन को हराने के लिए लूफेंग को अपनी फुल पावर्स की भी अभी यूज नहीं करनी पड़ेगी। जिसके साथ लूफेंग क्या होता है कि यहाँ पे मैंने जब रिट्रीट किया था तो मैंने कुछ ब्रेक थ्रू को कपा लिया था। जिसको सुनकर डीकिंग पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो क्या था मैं और यहाँ पे मतलब बकरी की जैसे मैं करने लगता हो। ये भी कहा था कि तुम तो मतलब वो कहते हैं ना कि शौक में चला जाना, क्या हो कैसे सकता है। अब इसने खुद अपनी आंखों से
लू फेंग की ग्रोथ को विटनेस किया था स्टेप बाय स्टेप। वो खुद मिड स्टेज एगॉर एम्पर के अंदर बहुत ही लंबे अरसे से फंसा रह चुका था, वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था, लेकिन अभी के मुकाबले लू फेंग ने उसको पूरी तरह से सरपास कर दिया था। मतलब लू फेंग कितना ज्यादा पहले कमजोर था, लेकिन कुछ एपिसोड्स बाद ही देख रहे हो लू फेंग उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जिसके साथ वो कहा था कि मैंने हमेशा से स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस जो कि यूनिवर्स के अंदर मौजूद है उनके बारे में सुन रखा था कि उनके पास मॉन्स्टर ग्रोथ होती है, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि आखिरकार वो कैसे होते हैं। मतलब मैं अपनी आंखों से एक जीनियस को देख पा रहा हूं। अब लू फेंग सिंपली स्माइल करता है क्योंकि लू फेंग के लिए ये सब पाना काफी ज्यादा आसान होता है। जब लू फेंग ओरिजिन यूनिवर्स में था तो उसने अपने आप को इमॉर्टल स्टेज तक लाने के लिए बहुत ही धीरे धीरे अपने हर एक लेवल को पीक लेवल तक ले जाने पे बाद ही ब्रेक थ्रू किया था, जिसके कारण लू फेंग की जो बेस थी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई थी और साथ में उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी और साथ में उसकी विल पावर ये बताती है कि इसने कितनी ज्यादा मेहनत कर रखी थी। बाद में ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसके फाउंडेशन हर एक लेवल में आने के बाद इक्वली फ्लॉलेस हो चुकी थी। लू फेंग ओरिजिन यूनिवर्स में भी तो वैसा ही था, मतलब पीक में आने के बाद ही वो उस लेवल तक ब्रेक थ्रू करता था, अपने हर एक लेवल्स को परफेक्ट ले जाने के बाद ही ब्रेक थ्रू करता था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में भी वो ऐसा ही किया, अपने हर एक लेवल को परफेक्ट ले जाने के बाद ही ब्रेक थ्रू किया। साथ में यहाँ पे ओरिजिन वर्ल्ड के बाद आने के बाद भी उसने सेम टू सेम ऐसे ही प्रोसेस को दोहराया, जिसके कारण उसकी हर एक पावर्स की जो पावर्स होती है, मतलब हर एक लेवल्स की जो पावर्स होती है वो 200 बंदों से कई ज्यादा होती है। साथ में उसके पास स्टार टावर और आई ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन थी, जिसके कारण उसकी कल्टीवेशन और भी स्मूथर हो चुकी थी। अब लू फेंग मन में सोचता है कि अब मेरे लिए सेमी ह्यूमन लेवल पे पहुंचना उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि लू फेंग को ऑलरेडी युवान से ये चीज़ अच्छे से पता थी कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स के लिए किसी सेमी ह्यूमन लेवल तक पहुंचना इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, कोई भी पहुंच जाता है, लेकिन केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करना एक जमीन आसमान का फर्क होता है। सेमी ह्यूमन लेवल वाले बंदे बहुत ज्यादा यहाँ पे भरे हुए हैं। यहाँ पे लू फेंग अभी सिर्फ एक छोटे से सिटी में है, अभी बहुत ही आगे लू फेंग को जाना है, लू फेंग को और भी पावरफुल बंदों का सामना करना है। अब डार्क होरियोलम की बात करें तो वो 80 पावरफुल जगहों में से एक ही, वहां का हर एक बंदा जीनियस से कम नहीं है, पावरफुल बैंक्स उसके जैसे हर एक जगह भरे हुए हैं। रियल डिफिकल्टी तो असल में केज वर्ल्ड को ब्रेक थ्रू करने के लिए होती है। इसके साथ डेकिंग अपनी एक लंबी सांसें लेता है, क्योंकि यार डेकिंग पहले ही शॉक हो चुका था और इससे लू फेंग की पावर्स के बारे में विश्वास हो ही नहीं रहा था, लेकिन क्या ही कर सके। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं अपने ब्रदर लू फेंग के साथ हंटिंग के लिए जा सकता हूँ। जिसके साथ लू फेंग क्या था कि मैं हंटिंग के लिए प्रिपेयर हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? तो डेकिंग आंखें चमक उठती और कहता है कि मैं भी ऑफ कोर्स मैं भी आ रहा हूँ। जिसके साथ हमारी ये एपिसोड खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि क्या लू फेंग अपने आप को इतना पावरफुल बना रखा कि क्या वो सच में एल्लेटियाने से फाइट कर पाता या फिर नहीं। और देखते हैं कि इस बार लू फेंग का फॉर्चूनेट कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि 10-20 मिलियन सब लू फेंग का कोई भी काम नहीं चलने वाला है। उसे एटलीस्ट 50-60-100 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा लो लेवल मतलब मिड लेवल वाले बंदों को मारना पड़ेगा, तभी यार वो अपने पैसों से एक सेमी ह्यूमन लेवल्स के बॉडी को खरीद सकता है। तो ये तो हम लोग कल के एपिसोड्स में ही जान पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।